नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल मैक्स मैथ में। आज अपन यहां बात करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लगभग सभी कंपटीशंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अपन यहां बात करने वाले हैं आज राजस्थान की कला व संस्कृति में सबसे पहला टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हस्तकला। दोस्तों, हस्तकला जो है वो एक उद्योग के अंतर्गत आता है। ये जो है उद्योग के अंतर्गत हस्तकला को रखा गया है तथा जो उद्योग होते हैं वो सभी औद्योगिक नीति के आधार पर संचालित होते हैं। दोस्तों, जो उद्योग अपने भारत में या अपन कहें राजस्थान में संचालित किए जाते हैं तो वो औद्योगिक नीति के आधार पर संचालित किए जाते हैं। और मैं बात करूं प्रथम औद्योगिक नीति की, जो भारत की अपनी प्रथम औद्योगिक नीति है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो अपने लागू हुई थी जुलाई 1948 में। जुलाई 1948 में जो है अपने भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो लागू की गई थी तथा ये लागू की गई थी श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है अपने भारत के अंतर्गत सबसे पहली जो औद्योगिक नीति थी वो लागू की गई थी। यदि मैं बात करूं अपने राजस्थान की, कि राजस्थान में जो प्रथम औद्योगिक नीति थी, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति थी, राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो लागू हुई थी अपने 24 जून 1978 को। अब और ये जो औद्योगिक नीति अपने राजस्थान में लागू करने का जो श्रेय देते हैं अपन, वो देते हैं अपने भैरू सिंह शेखावत को, जो है भैरू सिंह शेखावत को राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति लागू करने का श्रेय जाता है। दोस्तों, भारत में जो है वो प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी जुलाई 1948 में, श्याम प्रसाद मुखर्जी के जो नेतृत्व में ये लागू हुई थी। तथा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हुई थी 24 जून 1948 को। अब मैं बात करूं हस्तकला की, तो हस्तकला को अपने जो प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुई थी, प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया ही नहीं गया था उस टाइम पे। जो है प्रथम औद्योगिक नीति में हस्तकला को कोई योगदान या विशेष अपन कह सकते हैं कि कोई विशेष स्थान नहीं मिला था औद्योगिक नीति के अंतर्गत, कि भाई हस्तकला के लिए कुछ विशेष जो है वो नहीं रखा गया था कोई। इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें कि जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी, द्वितीय औद्योगिक नीति में अपन बात करेंगे कि राजस्थान की जो द्वितीय औद्योगिक नीति है, क्योंकि अपन राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ रहे हैं तो इसी विषय के अंतर्गत राजस्थान की जो द्वितीय औद्योगिक नीति है या अपन कहें दूसरी जो औद्योगिक नीति है, राजस्थान की दूसरी जो औद्योगिक नीति है वो अपने लागू हुई थी। आपको मैं बता दूं, इसकी जो घोषणा थी वो तो हुई थी दिसंबर 1990 के अंतर्गत इसकी घोषणा कर दी गई थी तथा इसको लागू जो किया गया था, राजस्थान में दूसरी औद्योगिक नीति को लागू किया गया था अपने अप्रैल 1991 को। राजस्थान में दूसरी औद्योगिक नीति को लागू किया गया था अप्रैल 1991 के अंतर्गत तथा इसकी घोषणा जो है दिसंबर 1990 में की गई थी। अब इस दूसरी औद्योगिक नीति में हस्तकला के लिए विशेष प्रावधान रखे गए थे। भाई, दूसरी औद्योगिक नीति में अपन ये कह सकते हैं कि हस्तकला को महत्वपूर्ण स्थान मिला था, महत्वपूर्ण स्थान रखा गया था। और इसी दूसरी औद्योगिक नीति के अंतर्गत अपने राजस्थान में जो है 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए थे। दोस्तों, 3 शिल्प ग्राम जो है राजस्थान में स्थापित किए गए थे। राजस्थान में शिल्प ग्राम स्थापित किए गए थे, कितने? 3। और वो कहाँ किए गए थे? अपने पहला, यदि अपन पहले की बात करें तो वो किया गया था हवाला शिल्प ग्राम। हवाला शिल्प ग्राम, ये हवाला शिल्प ग्राम जो है ये अपने पड़ता है राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर जिले के अंतर्गत। उदयपुर जिले में पहला जो शिल्प ग्राम स्थापित किया गया था जिसका नाम था हवाला शिल्प ग्राम। उसके बाद में यदि बात करें तो वो था पाल शिल्प ग्राम। पाल शिल्प ग्राम स्थापित किया गया था और पाल शिल्प ग्राम जो है वो अपने रहता है जोधपुर के अंतर्गत। पाल शिल्प ग्राम जो है वो जोधपुर में। और यदि बात करूं मैं यहाँ पे तीसरे शिल्प ग्राम की, तो तीसरा शिल्प ग्राम जो है वो अपने था जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र, और जवाहर कला केंद्र जो था वो है अपने जयपुर में। दोस्तों, यहां तक तो आपको बात समझ में आई गई होगी कि जो है द्वितीय औद्योगिक नीति लागू हुई थी अपने अप्रैल 1991 के अंतर्गत। और इसी द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत अपने जो हस्तकला को विशेष महत्वपूर्ण स्थान अपन कह सकते हैं कि विशेष स्थान दिया गया था। और उस विशेष स्थान के तहत ही जो राजस्थान में शिल्प ग्राम स्थापित किए गए थे,
राजस्थान में 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए गए थे, और वो 3 कौन कौन से थे? एक था हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर के अंतर्गत, पाल शिल्प ग्राम जोधपुर के अंतर्गत, और जो तीसरा था वो था अपने जवाहर कला केंद्र जो जयपुर के अंतर्गत है। यदि अपन बात करें जवाहर कला केंद्र की, तो इसका अपन हाल ही में जैसे अपन रिलेट कर सकते हैं कि अभी जो हाल ही में जून 2015 के अंतर्गत, जून 2015 के अंतर्गत जो इसके वास्तुकार थे इसके चार्ल्स जो कोरिया थे, चार्ल्स कोरिया। दोस्तों चार्ल्स कोरिया का जून 2015 में निधन हुआ था। इनके वास्तुकार थे अपने जो जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंतर्गत, इसके वास्तुकार जो थे चार्ल्स कोरिया, उनका जून 2015 के अंतर्गत निधन हो गया। अब मैं बात करूं कि हस्तकला का अपने राजस्थान में यदि सबसे बड़ा, भाई ये तो शिल्प ग्राम हो गए, आपने बता दिया कि ठीक है ये 3 शिल्प ग्राम जो है जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी उसके अंतर्गत स्थापित कर दिए गए। अब यदि मैं बात करूं कि राजस्थान के अंतर्गत अपने हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां पे है, तो राजस्थान में जो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र की बात करें कि सबसे बड़ा केंद्र कहां है, तो सबसे बड़ा केंद्र जो है, सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों अपने है बोरानाड़ा जोधपुर के अंतर्गत, बोरानाड़ा जोधपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर में जो है अपने राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान का हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र यदि कहाँ पूछा जाए तो वो है अपने बोरानाड़ा में। अब दोस्तों हस्तकला से तात्पर्य आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा कि हस्तकला जो है वो होती है कि जो हाथ से लिखी हुई होती है, या अपन कह सकते हैं कि वह कलाकृति या वह चित्रकारी जो अपन हाथ से करते हैं उसे हस्तकला के नाम से, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है हस्तकला, हस्त मानी हाथ और कला मानी जो चित्रकारी या कोई भी अपनी जो कला होती है, किसी भी प्रकार की कोई आर्ट करते हैं तो वो हस्तकला होती है। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले जो है हस्तकला के अंतर्गत यदि बात करूं मैं आपसे, तो सबसे पहला जो अपन बात कर रहे हैं वो है अपने गोटा। अपन सबसे पहले गोटे की बात करेंगे हस्तकला के अंतर्गत। हस्तकला के अंतर्गत जो है गोटा जो है अपना पहला टॉपिक रहेगा। उसके अंतर्गत मैं आपसे बात करूं यदि गोटे की, तो गोटा का जैसे बेसिक रंग अपन पूछे कि गोटे का जो कलर है वो कैसा होता है, तो गोटे का जो रंग होता है वो बेसिक रूप से पीला होता है। और यदि अपन बात करें कि जो गोटा है वो प्रसिद्ध कहाँ का है, तो अपने राजस्थान के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध जो गोटा है वो एक तो खंडेला सीकर का है, खंडेला सीकर। वह यदि दूसरे स्थान की मैं बात करूं तो दूसरा है अपने भिनाय अजमेर का, भिनाय अजमेर। वह खंडेला सीकर का जो गोटा है वो अपने सबसे प्रसिद्ध है। गोटे का कलर मैंने आपको बता ही दिया कि गोटे का जो बेसिक रूप से अपन कलर की बात करें तो वो गोटा जो है पीला रंग का होता है। यदि मैं बात करूं कि गोटा जो बनाने वाला होता है, गोटा बनाने वाले को क्या कहते हैं, कि गोटा जो बनाता है वह व्यक्ति जो गोटा बनाता है या बनाने वाले को, अपन गोटा जो बनाने वाले को है उसको कहते हैं अपन लीलघर या फिर नीलघर, या अपन कह सकते हैं रंगरेज। वह व्यक्ति जो गोटा बनाता है, वह व्यक्ति जो गोटा बनाता है उसको अपन कह सकते हैं लीलघर, नीलघर या रंगरेज। ये 3 नाम अपन वह व्यक्ति जो गोटा बनाता है उसको अपन कह सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि गोटा जो बेचने वाला होता है, बेचने वाले को अपन बिसाहिती कहते हैं। बेचने वाले को, वह व्यक्ति जो गोटे को बेचता है उसे अपन बिसाहिती कहते हैं। यदि मैं बात करूं कि गोटा जो रखता है, रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो जो गोटा रखने वाला होता है उसे अपन कहते हैं अड़वा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हस्तकला के अंतर्गत मैंने अभी पहला जो टॉपिक लिया था वो लिया था गोटा। गोटा का जो बेसिक रूप से अपन बात करें कि इसका रंग कैसा होता है, तो रंग होता है इसका पीला। ये प्रसिद्ध अपने होता है खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है एक तो राजस्थान में, एक भिनाय अजमेर का प्रसिद्ध है। गोटा बनाने वाला व्यक्ति जो होता है उसको अपन कहते हैं लीलघर, नीलघर या रंगरेज। उसके अलावा यदि बात करूं कि गोटा बेचने वाले को क्या कहा जाता है, तो गोटा बेचने वाले को बिसाहिती कहते हैं, तथा गोटा रखने वाला जो होता है उसे अड़वा कहते हैं। अब इसके बाद में जो मुख्य रूप से एग्जाम में मैं बताऊं आपको दोस्तों कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अपने को गोटे के प्रकार से, गोटे के प्रकार। क्योंकि गोटे के प्रकार से विशेष रूप से यदि अपन बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके प्रकार से।
दोस्तों इसके जो गोटे के प्रकार है, जैसे पूछ लिया जाता है कि भाई मुकेश, निम्नलिखित में से मुकेश प्रकार है किसका, या अपन कह सकते हैं लप्पा लप्पी किसका प्रकार है। दोस्तों अपन यहाँ गोटे के प्रकार की बात करेंगे और गोटा जो मुख्य रूप से अपन 7 प्रकारों की यहाँ पे अपन बात करेंगे। सबसे पहला जो है, सबसे पहला अपन प्रकार ले तो वो है लप्पा लप्पी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, लप्पा लप्पी जो गोटे का प्रकार है वो एग्जाम में पूछा भी गया है, और पूछा गया था कि लप्पा लप्पी निम्नलिखित में से है गोटे का प्रकार, पोटरी कला का प्रकार, पोटरी कला, या फिर जैसे और भी उसमें 2-3 जो है वो दिए हुए थे ऑप्शन, तो उसके अनुसार इसमें पूछा गया था ये लप्पा लप्पी। देखो लप्पा लप्पी जो होता है, लप्पा लप्पी एक गोटे का ही प्रकार होता है। इसके अंतर्गत लप्पा का यदि अपन बात करें कि लप्पा का अर्थ होता है चौड़ा तथा लप्पी का अर्थ होता है पतला। अब लप्पा और लप्पी का अपने को अर्थ पता चल गया तो अपने को इसे मालूम होता है कि वह गोटा जो लंबा चौड़ा व पतला होता है, कि वह गोटा जो चौड़ा व पतला, चौड़ा व पतले गोटे को अपन क्या कहते हैं, लप्पा लप्पी प्रकार का गोटा होता है। वह गोटा जो चौड़ा होता है तथा पतला होता है लप्पा लप्पी प्रकार का गोटा होता है। तथा यह गोटा हमेशा, जो लप्पा लप्पी गोटा है वो हमेशा वस्त्र के जो है वस्त्र के किनारों पे लगाया जाता है। यह गोटा हमेशा वस्त्र के किनारों पे लगाया जाता है। वस्त्र के किनारों पे जो गोटा लगाया जाता है उसे अपन कहते हैं लप्पा लप्पी प्रकार का गोटा। यदि मैं बात करूं दूसरे प्रकार के गोटे की तो वो होता है मुकेश तथा तीसरे प्रकार के गोटे की बात करूं तो गोखरू। ये जो दो गोटे हैं ये सिमिलर से है, इनमें क्या है सिमिलरता बहुत ज्यादा है। अपन बात करें कि मुकेश और गोखरू, तो मुकेश और गोखरू जो है ये तारा आकृति के गोटे होते हैं। भाई अपन से कोई पूछ ले कि तारा आकृति का गोटा जो है वो कैसा होता है या उसको क्या बोला जाता है, वह गोटा जो तारा आकृति का होता है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि मुकेश और गोखरू जो है वो स्टार है। भाई स्टार है मतलब तारा आकृति का गोटा, कि वह गोटा जो तारा आकृति का गोटा होता है। और तारे को जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। स्टार तो तुम्हें पता है नाम से ऐसे व्यतीत होता है कि यार स्टार है मतलब। तो अपन बात कर सकते हैं कि जो ये गोटे हैं ये वस्त्र के हमेशा बीचों बीच जो है लगाए जाते हैं, वस्त्र के बीचों बीच। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है अपने, उसके अंतर्गत अपन जो है मुकेश और गोखरू की बात कर रहे हैं। तो मुकेश और गोखरू से अपने को ये मालूम होता है कि ये तारा आकृति का गोटा होता है तथा यह वस्त्र के बीचों बीच लगाया जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से अपन यहाँ पे अपन राजस्थान की कला व संस्कृति को पूरी करेंगे। देखना बहुत आसान और सिंपल से लगेंगे आपको। बस आप तो एक बार ये वीडियो जो है वो आराम से देखें, और समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। उसके अलावा यदि अपन बात करें चौथे की, ये चौथा और पांचवा अपन दो प्रकारों को एक साथ लेके चलेंगे, उससे क्या है अपने थोड़ा आसानी से ये याद हो सकते हैं। जैसे अपन चौथा प्रकार लेते हैं किरण, और पांचवा लेते हैं बाकड़ी। किरण व बाकड़ी जो गोटे होते हैं, किरण व बाकड़ी जो गोटे का प्रकार है, अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रकार एक ऐसा प्रकार होता है जो जरी व बरी भाई विवाह के समय जो दुल्हन के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं अपन उसे सामान्य रूप से बरी कहते हैं, ठीक है। और उस बरी के घूंघट पर जो गोटा लगाया जाता है, घूंघट पर लगाया जाने वाला गोटा, घूंघट पर लगाए जाने वाले गोटे को अपन क्या कहते हैं, जरी या बरी कहा जाता है, ठीक है भाई। जरी व बरी के घूंघट पर जो गोटा लगाया जाता है उसे अपन किरण या बाकड़ी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं तो छठा प्रकार का जो गोटा है अपने, वो है अपने चंपाकली गोटा जो है उसे अपन कह सकते हैं कि वह गोटा जिसकी बेल लंबी हो, या अपन कह सकते हैं कि लंबी बेल का गोटा, लंबी बेल का जो गोटा होता है उसे अपन चंपाकली कहते हैं। अब सर आप ये पूछोगे कि भाई छोटी बेल के गोटे को क्या कहा जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि छोटी बेल का जो गोटा होता है उसे अपन कहते हैं बीजिया जो है वो होता है छोटी बेल का गोटा।
छोटी बेल का जो गोटा होता है वो होता है बीजिया। अब दोस्तों यहाँ पे अपने गोटे का, तो मैं आपको बताऊं कि मुख्य रूप से जो है वो गोटा अपन यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। देखो गोटा जो है उसका रंग बेसिक रूप से पीला होता है। अपने खंडेला, सीकर व भिनाई अजमेर का जो है प्रसिद्ध है गोटा। बनाने वाले को नीलघल व रंगरेज कहा जाता है, बेचने वाले को बिसायती कहा जाता है तथा रखने वाले को अडवा कहा जाता है। अपन ने गोटे के प्रकार की बात की। जो गोटे का प्रकार अपन पहला प्रकार पढ़ा था वो है लपालपी गोटा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। एक बार या दो बार पूछा भी गया है कि लपालपी प्रकार है। लपालपी का अर्थ होता है, लप्पा का अर्थ होता है चौड़ा तथा लप्पी का अर्थ पतला होता है। और इससे अपने को व्यतीत भी हो रहा है, पता भी चल रहा है कि लप्पा जो है चौड़ा व पतला, वह गोटा जो चौड़ा व पतला होता है तथा वस्त्र के हमेशा किनारों पर लगाया जाता है। उसके अलावा अपने मुकेश और गोखरू की बात की है। मुकेश और गोखरू जो है वो तारा आकृति के गोटे होते हैं तथा ये वस्त्र के हमेशा बीचों बीच लगाए जाते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की थी किरण व बाकड़ी की। ये भी एक गोटे का प्रकार ही है जो जरी व बरी के घूंघट पर लगाया जाता है। जरी व बरी के घूंघट पर जो गोटा लगाया जाता है। उसके अलावा अपन ने बात की थी चंपाकली की, जो लंबी बेल के गोटे होते हैं। और उसके अलावा जो छोटी बेल के गोटे होते हैं उन्हें अपन बीजिया कहते हैं। जो छोटी बेल के गोटे होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? बीजिया। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे कला व संस्कृति का अगला नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैं आपसे लूँ तो अपन इसके अंतर्गत बात करेंगे पोट्री कला की, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पोट्री कला। चलो मैं यहाँ से बात करता हूँ आपसे। दूसरा जो है हस्तकला के अंतर्गत अपन लेते हैं पोट्री कला। अब पोट्री कला होती क्या है? पोट्री कला जो अपन कहें कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य करना ही पोट्री कला कहलाती है। भाई चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य करना, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य करना क्या कहलाता है? पोट्री कला कहलाता है। भाई चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पे अपन चित्रकारी कर लेते हैं तो अपन उसे पोट्री कला कह सकते हैं। अब ये पोट्री कला सर आप कहोगे कि है कहाँ की? तो पोट्री कला जो है बेसिक रूप से अपन बात करें कि मूल रूप से ये कला है कहाँ की? मूल रूप से ये कला जो है वो मूल रूप से अपने फर्सिया ईरान की है। फर्सिया ईरान की जो है ये कला मूल रूप से है। अब आप कहोगे कि अपने यहाँ से राजस्थान में ये कला कहाँ से आई? तो राजस्थान में यदि अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में ये जो कला है ये मुल्तान व लाहौर से लाई गई है। मुल्तान व लाहौर से लाई गई है राजस्थान में। और राजस्थान में ही सबसे पहले कहाँ लाई गई थी? राजस्थान में जो है सबसे पहले अपने जयपुर के अंतर्गत ये कला लाई गई थी। भाई अपन बात कर रहे हैं पोट्री कला की। पोट्री कला जो है वो एक ऐसी कला होती है कि चीनी मिट्टी के जो बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य किया जाता है उसे अपन पोट्री कला कह सकते हैं। और दूसरी बात करूँ कि ये जो मूल रूप से पोट्री कला है कहाँ की, तो मूल रूप से पोट्री कला जो है वो फर्सिया ईरान की है। अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे पहले जयपुर में लाई गई थी तथा जयपुर में भी मुल्तान व लाहौर में लाई गई थी। और इस कला को अपन कहे कि राजस्थान में लाने का श्रेय जो है, राजस्थान में लाने का श्रेय यदि जिसे दिया जाता है उसे अपन कहते हैं जो मिर्जा राजा जयसिंह थे। भाई जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह, जयसिंह नहीं मान सिंह जी, मान सिंह जी थे। मिर्जा राजा मान सिंह जी जो थे जयपुर के, वो अपन कह सकते हैं कि जयपुर में राजस्थान में अपने पोट्री कला लाने का श्रेय मिर्जा राजा मान सिंह जी को दिया जाता है। अब पोट्री कला के बारे में बात करें तो पोट्री कला भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण व इम्पोर्टेंट जो पोट्री कला होती है वो नीली पोट्री कला होती है। नीली या अपन इसे कह सकते हैं ब्लू पोट्री कला। और एग्जाम में अक्सर पूछा भी गया है बहुत सी बार कि ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? भाई इस चित्रकारी को करने के लिए कौन कौन से तत्व जो है वो मिलाए जाते हैं, फिर ये चित्रकारी की जाती है। तो अपन आज वहाँ उन सब की अपन यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं पोट्री कला की। जो पोट्री कला में नीली या ब्लू पोट्री है, तो ये प्रसिद्ध तो अपने जयपुर की है। प्रसिद्ध अपने जयपुर की जो है नीली या ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। अब ये बात करेंगे इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे। इसके प्रमुख चित्रकार थे वो थे अपने कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो थे,
कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख चित्रकार थे। अब यदि बात करूं कि महिला चित्रकार कौन थी, तो इसकी महिला जो चित्रकार है, महिला चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत जो थे ये इसके प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है, और प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब इसके महिला चित्रकार की बात करें तो वो है अपने नाथीबाई। और कृपाल सिंह शेखावत जो है, इनके अपन गुरु की बात करें कि भाई उनका गुरु कौन है, तो इनके गुरु को अपन कह सकते हैं कि भैरू सिंह शेखावत जो थे, भैरू सिंह शेखावत जो थे वो कृपाल सिंह जो शेखावत है उनके गुरु माने जाते हैं। अब भैरू सिंह शेखावत के बारे में आप जानते ही हो, भैरू सिंह शेखावत जो है इनको गांवों का क्या कहा जाता है, गांव का चितेरा कहा जाता है। गांव का चितेरा किसे कहते हैं, गांव का चितेरा अपन कहते हैं भैरू सिंह शेखावत को। दोस्तों भैरू सिंह शेखावत जो है वो कृपाल सिंह शेखावत के गुरु माने जाते हैं, तो गांव का चितेरा कहा जाता है। अब मैं बात करूं कि अपन जो कृपाल सिंह शेखावत है ये अपने कहां से हैं, तो राजस्थान के अंतर्गत कृपाल सिंह शेखावत जो है वो अपने मऊ गांव है, मऊ गांव, और ये मऊ गांव जो है ये अपने सीकर में पड़ता है। मऊ गांव सीकर से जो है कृपाल सिंह शेखावत बिलोंग करते थे, ठीक है, मऊ गांव सीकर से ये जो थे। अपन बात करें कि कृपाल सिंह शेखावत को जो है इस कला के अंतर्गत पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री कब दिया गया था, वो दिया गया था सर अपने 1976 के अंतर्गत कृपाल सिंह शेखावत को जो है ब्लू पोट्री जो कला होती है उसके अंतर्गत पद्मश्री दिया गया था भाई 1976 के अंतर्गत, ठीक है। अब यहां तक अपनी बात हो गई। अब इसके अलावा बात करें कि अपने अभी यहाँ जीवित कलाकार कौन है इसका, तो जीवित कलाकार की यदि मैं बात करूं, जीवित कलाकार की यदि मैं बात करूं तो वो है अपने जीवित कलाकार जो है वो है अपने खेमराज। दोस्तों ये जो ब्लू पोट्री है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, जो प्रसिद्ध है अपने जयपुर की, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे, या अपन कह सकते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो कृपाल सिंह शेखावत थे, जिनके गुरु थे भैरू सिंह शेखावत। इन भैरू सिंह शेखावत को गाँव का चितेरा कहा जाता है। महिला चित्रकार की अपन ने बात की वो थी नाथीबाई। जीवित कलाकार जो है वो है अपने खेमराज। अब इसके अलावा यदि अपन ने बात की थी कि भाई मेऊ गाँव सीकर से बिलोंग करते थे कृपाल सिंह शेखावत, तथा इनको पद्मश्री दिया गया था 1976 के अंतर्गत। अब भाई मैं आपको बताऊं कि ब्लू जो पोट्री है, अब आप पूछोगे सर ये कला जो है ये चित्रकारी है वो किस पे जाती है, तो अपन वहाँ इसकी बात कर रहे हैं। ये जो चित्रकारी की जाती है दोस्तों ये अपने बेसिक रूप से, जैसे ये मटका है एक, ठीक है। अब इस मटके के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है, मटके के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसे अपन कहते हैं ब्लू पोट्री। भाई मटके के ऊपर चित्रकारी करना, ये जो है मटका है। अब इस मटके पे जो चित्रकारी करते हैं उसे अपन कहते हैं ब्लू पोट्री। और इस जो चित्रकारी के अंतर्गत है वो विशेष प्रकार से कुछ तत्वों को शामिल किया जाता है। ऐसे नॉर्मली ये जो चित्रकारी वो नहीं की जाती है, इसके अंतर्गत कुछ विशेष जो है आकर्षित दिखाने के लिए अपन कह सकते हैं कि एक आकर्षण का प्रकार है ये ब्लू पोट्री। तो ये जो आकर्षण का प्रकार है ये मटके के ऊपर इस प्रकार किया जाता है, इसमें कुछ तत्व शामिल होते हैं। मुख्य रूप से अपन बात करें तो 5 तत्वों की, 5 तत्व जो है वो इस चित्रकारी को करने के लिए इसमें शामिल किए जाते हैं, और इन 5 तत्वों की चित्रकारी ही इस मटके पे की जाती है। उन 5 तत्वों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला तत्व है अपने हरे रंग का कांच। हरे रंग का कांच जो है भाई, हरे रंग का कांच है उसे शामिल किया जाएगा। दूसरा है वो गोंद होता है। तीसरे की मैं बात करूं कि भाई तीसरा प्रकार कौन सा है, तो तीसरा खनिज या तत्व की बात करें तो वो अपना क्वार्टज नामक खनिज, क्वार्टज नामक खनिज। यदि मैं बात करूं आपके पास में चौथे की कि भाई चौथा कौन सा है, तो चौथा तत्व जो अपन इसमें शामिल करते हैं वो है सोडियम कार्बोनेट। और यदि मैं 5वें की बात करूं, जो कि भाई मटका तो 5वां जो तत्व है चीनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब भाई मैंने आपको बताया कि भाई कृपाल सिंह शेखावत जो है इसके प्रसिद्ध चित्रकार है ब्लू पोट्री के, जो कि भैरू सिंह शेखावत इसके गुरु है। ये सब आपको मैंने बताया कि महिला चित्रकार नाथीबाई है। अब इस मटके पे जो चित्रकारी की जाती है उस चित्रकारी के लिए अपने को 5 तत्वों का जो है मेल करना पड़ेगा। 5 तत्वों को मिला के जो चित्रकारी की जाती है उसे ही अपन ब्लू पोट्री कहते हैं। दोस्तों 5 जो है तत्व मैंने आपको बता दिए है। 5 तत्व कौन कौन से बताएं?
पहला जो तत्व है वो अपने आता है हरे रंग का कांच। और हरे रंग को कांच को मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरे रंग को कांच को जो है काइरा कहा जाता है। एग्जाम में मान लो पूछ ही लिया जाए कि काइरा किसे कहते हैं, तो काइरा होता है हरे रंग का जो कांच होता है उसे। दूसरा अपन ने बात की थी गोंद, तीसरा अपन ने बात की थी जो है क्वार्टज नामक खनिज होता है एक, चौथे की अपन ने बात की थी सोडियम कार्बोनेट की, पांचवा जो है वो मुल्तानी मिट्टी की बात की थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के अंतर्गत जो इस ब्लू पोट्री को पुनः विकसित करने का, इसको वैसे इसको जो है पोट्री कला को विकास तो जो है श्रेय अपन कह सकते हैं कि यहाँ लाने का, राजस्थान में लाने का श्रेय तो मान सिंह को दिया था, मिर्जा राजा मान सिंह को। लेकिन अपन कहें कि इसका विकसित जो राजस्थान के अंतर्गत विकास किसने किया था, तो राजस्थान में इसका विकास जो है या अपन कहें कि इसको विकसित करने का श्रेय जो है, भाई विकसित भी तो किया ही होगा, किसी न किसी के कार्यकाल में हुआ ही होगा, तो विकसित करने का श्रेय जो है, विकसित करने का श्रेय अपन देते हैं राम सिंह द्वितीय को। और जयपुर में मैं आपको बता दूं अधिकतर जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल में ही किए गए हैं। राम सिंह द्वितीय के कार्यकाल में अपन जो है पोट्री कला को विकसित करने का श्रेय मानते हैं। अब मैं बात करूं कि राम सिंह जो द्वितीय थे उन्होंने क्या किया, अपने कार्यकाल में दो व्यक्ति थे भाई, एक का नाम था चूड़ामन और दूसरे का नाम था कालू। चूड़ामन और कालू जो दो व्यक्ति थे, चूड़ामन और कालू दो व्यक्ति थे, इनको राम सिंह द्वितीय ने भेजा था कहाँ, दिल्ली। दिल्ली भेजा था। दिल्ली किसके पास में भेजा था, बोला कुम्हार नामक एक व्यक्ति था। बोला कुम्हार नामक एक व्यक्ति था। राम सिंह द्वितीय ने चूड़ामन व कालू को दिल्ली भेजा था और दिल्ली किसके पास में भेजा, भोला कुम्हार के पास में भेजा। और भोला कुम्हार जो है वो इस पोट्री कला का जो है महत्वपूर्ण चित्रकार था, या अपन कहें कि इस जो चित्रकला का था या इस चित्रकारी का बहुत ही विशेषज्ञ एक व्यक्ति था भोला कुमार, जो दिल्ली का निवासी था। उसके पास में अपने राम सिंह द्वितीय जी ने दो व्यक्तियों को भेजा था, एक तो चूड़ामन और एक कालू को। ठीक है, इन दो व्यक्तियों को भेजा था। अब इसके बाद में जैसे पोट्री कला में सबसे महत्वपूर्ण जो है अपने ब्लू पोट्री है, उसके बाद में भी यदि अपन बात करें कि सर और भी तो प्रकार होते हैं जो पोट्री कला के, बिल्कुल होते हैं, कैसे नहीं होते। अपन दूसरे जो कला बात करें दूसरे प्रकार की, तो वो होती है ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री जो है अपने दूसरे प्रकार की पोट्री है। अब जो ब्लैक पोट्री है, जो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपन प्रसिद्धि की बात करें कि ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध है अपने कोटा की। अब ये तो है नहीं कि इसमें कोई तत्वों का जो है मिश्रण नहीं होगा या तत्व नहीं होंगे, भाई पोट्री कला है, चित्रकारी करनी पड़ेगी तो कोई ना कोई तत्व तो उसमें मिलाने ही पड़ेंगे। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें दो तत्वों का मिश्रण किया जाता है, और दो तत्वों का मिश्रण होता है। पहला होता है सरसों का तेल, और मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरा जो होता है वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी और सरसों का तेल, इन दो का तत्वों का मिश्रण होता है। तत्वों का मिश्रण करके जो है वो ब्लैक पोट्री कला या ब्लैक पोट्री जो है वो की जाती है। भाई ये प्रसिद्ध है अपने कोटा की। और ये मुख्य रूप से मैं बात करूं कि जो ब्लैक पोट्री है वो की किन पे जाती है। जैसे अपने ब्लू पोट्री तो अपन ने कहा कि सर मटकों के ऊपर जो विशेष प्रकार की चित्रकारी की जाती है उसे अपन कहते हैं। तो इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से जैसे गमले हो गए, या अपन कहें कि कूड़ेदान हो गए, या अपन कहें कि विशेष प्रकार की जो प्लेटें हैं, विशेष प्रकार की प्लेटों के ऊपर ये जो कला की जाती है वो होती है अपने ब्लैक पोट्री की जाती है। भाई ब्लैक पोट्री किन पे की जाती है, ब्लैक पोट्री की जाती है गमलों पे, कूड़ेदान पे या विशेष प्रकार की प्लेटों पे। अब इसके बाद में यदि अपन बात करें तो तीसरी अपन बात करें तो वो है कागज पोट्री। कागज पोट्री, या इसका जो दूसरा प्रसिद्ध नाम है वो है डबल वर्क पोट्री। डबल वर्क पोट्री, ये पूछा भी गया है भाई साहब कि मैं आपको बता दूं दूसरा डबल वर्क पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो डबल वर्क पोट्री जो है वो अपने प्रसिद्ध की बात करें कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये प्रसिद्ध है अलवर की। प्रसिद्ध कहाँ की है, अलवर की। और इसका मैं बात करूं मुख्य रूप से, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कागज पोट्री या डबल पोट्री, तो इसके अंतर्गत क्या है, ये जो कला की जाती है इसमें मुख्य रूप से बर्तनों पे ऊपर जो है मुख्य रूप से सूक्ष्म या छोटे छिद्र रखे जाते हैं।
सूक्ष्म या छोटे छोटे छिद्र होते हैं। भाई बर्तनों के ऊपर ये कलाकारी की जाती है, या अपन कह सकते हैं कि बर्तन ही बनाए जाते हैं जो कागज को भिगो के डबल वर्क पोट्री की जाती है। उसके अंतर्गत बर्तनों में सूक्ष्म छिद्र रखे जाते हैं, सूक्ष्म या छोटे छिद्रों की बात करें। अब भाई कागज की बनी हुई है, तो कागज की बनी हुई है तो इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ों का तो होगा ही कि भाई वो चीज़ें तो अपन इसमें डाल ही नहीं जा सकते। जैसे बर्तन, भाई कोई बर्तन जैसे अपन माने कि कागज के बने हुए हैं, तो कागज के बने हुए बर्तन में एक तो अपन पानी नहीं डाल सकते, और दूसरे की बात करूं तो अन्य कोई तरल पदार्थ भी अपन कागज के उसमें नहीं डाल सकते। अन्य तरल पदार्थ भी अपन उसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, ये हो गई अपने कागज पोट्री, अब जो है डबल वर्क पोट्री। अब मैं बात करूं चौथी जो प्रकार है अपने पोट्री कला का, तो वो है अपने सुनहरी पोट्री, सुनहरी या गोल्डन पोट्री। अब भाई सबसे पहले अपने बात ही प्रसिद्धि की होती है कि सर ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो सुनहरी और गोल्डन पोट्री जो है वो अपने प्रसिद्ध है बीकानेर की। अब सुनहरी या जो गोल्डन पोट्री है वो की किससे जाती है, तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से तत्व कौन कौन से शामिल होते हैं, तो इसमें जो मुख्य रूप से तत्व शामिल होते हैं वो होते हैं अपने, एक तो होता है कपास का तेल, और दूसरे की यदि मैं बात करूं भाई सुनहरी दिखाने के लिए दूसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है पीतल। तो पीतल को पिघलाकर और कपास के तेल का मिश्रण करके, या अपन कह सकते हैं घोल करके जो है ये कला की जाती है। दोस्तों समझ में आई, सुनहरी या गोल्डन पोट्री जो है प्रसिद्ध अपन ने बताई कि बीकानेर की है। इसमें तत्व शामिल कौन कौन से होती है, जो ये कला करने के लिए तत्व जो है इसको शामिल किए जाते हैं, एक तो पीतल को पिघलाया जाता है और मुख्य रूप से कपास का तेल होता है। इन दोनों का घोल या मिश्रण बना के ये जो है कला की जाती है। इसके अलावा यदि अपन पांचवें की बात करें तो पांचवी जो है वो सफ़ेद पोट्री। अब सफ़ेद पोट्री के बारे में आज तक मैंने आपको बता रहा हूँ, सफ़ेद पोट्री का आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सफ़ेद पोट्री जो है प्रसिद्ध कहाँ की है, और ये है अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। सफ़ेद पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। चलो दोस्तों, आपको मैंने आज पोट्री कला बताई है, और जो है वो मुख्य रूप से एक अपन ने हस्तकला के अंतर्गत जैसे गोटे की बात की है, और गोटे के साथ ही अपन ने जो है हस्तकला स्टार्ट कर दी। आज राजस्थान की कला व संस्कृति में हस्तकला जो है उद्योग के अंतर्गत आती है, ये मैंने आपको बता दिया। औद्योगिक नीति के आधार पर उद्योग जो है संचालित किए जाते हैं। उसके अलावा अपन ने औद्योगिक नीतियों के बारे में बात की। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो जो है वो गोटे का जो है मुख्य रूप से गोटा आज अपन ने राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत पढ़ा था। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ तो अपन ने आज जो है वो पोट्री कला भी स्टार्ट की थी। पोट्री कला भी आज अपन ने पूरी कर ली। पोट्री कला के प्रकार पढ़े थे, ब्लू पोट्री या नीली पोट्री होती है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा अपन ने ब्लैक पोट्री पढ़ी थी जो कि प्रसिद्ध अपने कोटा की है, और जो कागज पोट्री है, डबल वर्क पोट्री है, वो अलवर की प्रसिद्ध अपन ने पढ़ी है, और सुनहरी या गोल्डन पोट्री बीकानेर की है। उसके अलावा एक सफ़ेद पोट्री भी होती है जो कि अपने जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चलो दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जो भी कुछ समझ में नहीं आया। थैंक यू।